नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस के लिए नया प्रैक्टिस सेट आ गया है, वॉल्यूम 2। इसमें कुल 30 सेट दिए हुए हैं, जो दो दो सेट लेकर आएंगे सुबह और शाम 8 बजे। आप इसे जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। और एग्जाम का डेट भी आ गया, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्या कह रहा है प्रश्न कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। कोई वस्तु है जो एक समान वृत्ताकार गति करती है, तो पहले तो एक जो है वृत्ताकार गति करेगी, तो ये जो होगा यहाँ v1, यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ हो जाएगा ये v2 v3, ये हो जाएगा v4 हो जाएगा। क्या है? v4 हो जाएगा। एक समान वृत्ताकार गति का अर्थ है कि वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति परिमाण यानी चाल से घूम रही है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए परिमाण तो है लेकिन दिशा जो है वो बदल रहा है। क्या है? बदल रहा है। क्योंकि वस्तु स्थिर दर से दूरी तय कर रही है, उसकी चाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या है? चाल अपरिवर्तित रहेगा। वेग की अगर बात करें तो इसके विपरीत एक सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। लेकिन वृत्ताकार गति में वस्तु की गति की दिशा हर पल बदलती रहती है, क्योंकि यह वक्र पथ पर होती है, इसलिए वेग परिवर्तित होता रहता है, भले ही चाल स्थिर रहता है। तो वेग जो हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। क्या है? परिवर्तित हो रहा है। चाल जो है वो अस्थिर है। क्या है? चाल जो है अस्थिर है। त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। चूंकि वेग दिशा में परिवर्तन के कारण हो रहा है, बदल रहा है, वस्तु में त्वरण होता है। इस त्वरण को भी केंद्रीय त्वरण कहा जाता है और ये हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर जो है वो निर्दिष्ट होता है। क्या है? निर्दिष्ट होता है। तो आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी, पहला के बी हो जाएगा। केवल चाल एवं गति ऊर्जा जो है वह भौतिक राशि है जो एक समान वृत्ताकार गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। यानी चाल और एक और क्या रहता है? तो वो है गति ऊर्जा। क्या है? गति ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहता है। तो गति ऊर्जा ऑप्शन नहीं है, बाकी आंसर हो जाएगा हमारा बी, चाल हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है, न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है? न्यूटन का गति का पहला नियम, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जड़त्व का। क्या है? जड़त्व का। अब न्यूटन का गति का पहला नियम है जिसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में है तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करा हो। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। विराम के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा, अगर वो गति में है तो उसी वेग में गति में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता हो। तो इसके क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा? F बराबर जो होता है वो क्या होता है? m में होता है। क्या है? m में होता है। और ये जो है वो क्या है? नियत है। क्या है? नियत है। तो m1 a1 बराबर क्या हो जाएगा? m2 a2 हो जाएगा। m1 a1 रहने दीजिए, कह रहा है क्या है कि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो 2m2 हो गया, अगुना क्या है? a2 हो गया। वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया, उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित है, यानी F जो है वो नियत है, ये m2 हो जाएगा। अरे 2m2 इंटू a2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 बराबर निकल जाएगा m1 और a1 बटा 2m1। तो यहाँ से निकल गया m1 m1 कट जाएगा, तो a2 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a1 बटा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दुगुना है, तो m1 बराबर 2 जो है ना, m2 बराबर क्या लिखे हैं? सॉरी 2m1 लिख कर दिए हैं ना यहाँ पर। m1 a1 बराबर 2m2, m2 के जगह पर आप लिख सकते हैं 2m1 यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा a1 के हाफ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना है? उसका त्वरण कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या? तीसरा के बी होगा। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा करा कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा भार कहलाता है। क्या है? भार कहलाता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भार कहलाता है। भार यानी W, वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे पृथ्वी
या कोई अन्य खगोलीय पिंड किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है आकर्षित करता है। यह वस्तु के द्रव्यमान m और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो वो वस्तु के द्रव्यमान और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो g लगता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। भार एक बल है, इसकी इकाई जो है न्यूटन होता है। अगर इसकी इकाई की बात करें तो क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन होता है। क्या है, न्यूटन होता है। और किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है ना हर जगह सेम रहेगा। हर जगह क्या है, हर जगह स्थिर रहेगा, चाहे वो चंद्रमा पर हो, पृथ्वी पर हो या सूर्य पर हो, कहीं पे भी हो, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और वो हर जगह स्थिर रहता है। अब भार जो है स्थान के साथ बदल जाता है। स्थान के साथ जो है वो बदल जाता है। क्या है, बदल जाता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान और चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर भिन्न होता है, इसलिए ये बदलता रहता है। देखिए m इंटू जी है W बराबर, अब ये जी बदल रहा है, पृथ्वी पर कुछ और हो रहा है, या 9.8 मीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर इसका जो है वो कितना होता है, पृथ्वी के बटा 6 हो जाता है। तो अगर जी बदल रहा है तो W जो है वो बदलेगा, यानी भार बदलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को ओर एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फार्मूला आता है, जो बल लगता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, और एक जो होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कर देंगे तो F बराबर जो होगा g m1 m2/r², जहाँ g का मान होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होगा। सूर्य का द्रव्यमान ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए सूर्य ग्रहों पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डालता है। क्या है, डालता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 6ठा नंबर। एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। छोटे कोणीय विस्थापन के लिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सरल लोलक का पहले फार्मूला क्या होता है, टी बराबर यानी टाइम पीरियड बराबर 2π जो है L/g होता है। क्या है, जी होता है। तो यह आंसर हो जाएगा लोलक के द्रव्यमान पर जो ये निर्भर नहीं करता, लंबाई पे करता है, जी पर गुरुत्वीय त्वरण पे करता है, ए और बी दोनों पर करता है, यानी किस पे नहीं करता है, ये पूछ रहा है नहीं करता है, तो लोलक के गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी लोलक जो है वो धीरे धीरे दोलन करेगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी लोलक तेजी से दोलन करने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवों पर भूमध्य रेखा के तुलना में। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, 12 mv² होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वह है उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। किस पे करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है, तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल यानी जैसे पानी में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। मान लिया कि इस तरह के नदी में जो है एक क्या है, नाव है। क्या है, एक नाव जा रहा है। क्या है, नाव जा रहा है, अगर एक नाव है इस पर जो उत्प्लावन बल लगता है, क्या है, एक उत्प्लावन जो है बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर है। यानी इतना दूरी पर जो तरल हटाया गया है, इतना दूरी पर जो तरल हटाया गया है, जितने केजी का होगा उतना ही उसके जो है वो ऊपर फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा, यानी उत्प्लावन बल बराबर विस्थापित तरल का भार होगा। क्या है, भार होगा। तैरने की स्थिति में वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है। क्या है, वस्तु के भार के बराबर होता है। और अगर उत्प्लावन बल कम हुआ, वस्तु के भार ज्यादा हो, तो वो क्या होता है, वो डूब जाएगा आदमी। क्या है, डूब जाएगा। अगला है घर्षण बल हमेशा गति का
क्या होता है? तो आंसर होगा विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति या गति के प्रयास को क्या करता है? विरोध करता है, जो एक दूसरे के संपर्क में होता है। क्या होता है? यह हमेशा संपर्क सतहों के समानांतर और सापेक्ष गति की दिशा में विपरीत या गति की प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करता है। मान लिया कि यहाँ पर एक कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, क्या है? रखा हुआ। अब इस पे हम लोग जो फोर्स है F लगाते हैं, तो इसका जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि F जो है वो इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल f। क्या है? स्मॉल f। ये हो जाएगा क्या है? ये r हो गया, और यहाँ जो हो गया ये mg हो गया। क्या है? mg हो गया। तो विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? तो ये है रेखीय संवेग संरक्षण। क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत बताता है यदि किसी निकाय या निकायों के समूह पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो उस पर निकाय या समूह का कुल रेखीय संवेग जो है वो स्थिर रहता है। यानी जो है सिग्मा एफ बराबर जो है वो 0, यहाँ dp बराबर 0 हो जाएगा, स्मॉल mv प्लस mu बराबर 0 हो जाएगा। रॉकेट के मामले में रॉकेट और उससे निकलने वाली गैस से मिलकर एक बंद निकाय बनाती है। बाह्य बलों जैसे वायु प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण को अनदेखा करने पर यह अल्प समय के लिए विचार करते हैं, तो क्या होता है? एक बंद निकाय बनता है। रॉकेट अपने पिछले हिस्से से उच्च वेग पर गर्म गैसों को जो बाहर निकालता है, और इन गैसों को एक निश्चित संवेग होता है। क्या संवेग होता है? जो एक दिशा में कुल संवेग को सुरक्षित रखने के लिए रॉकेट को विपरीत दिशा में एक समान परिमाण का संवेग प्राप्त होता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी एक उदाहरण है। गैसों पर नीचे की ओर लगने वाला बल यानी क्रिया रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाले बल होता है, जिसे प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। यानी न्यूटन के तृतीय नियम को भी पालन करता है और रेखीय संवेग संरक्षण का कार्य करता है। वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण का। अगला है तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तवर्ग का, तवर्ग वर्ण के अंतर्गत क्या आता है? त आता है, थ आता है, ध आता है, ड आता है, ध आता है और न आता है। और इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? 11 के बी होगा, दंत होगा। क्या है? दंत होगा। यहाँ पर कुछ देख लीजिए, कवर्ग अगर हो, क्या है? कवर्ग हो, क ख ग घ हो, तो उसका उच्चारण जो है कंठ है। अगर चवर्ग हो, क्या है? चवर्ग हो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या है? तालु होता है। अगर तवर्ग हो तो क्या होता है? दंत होता है। क्या है? दंत होता है। पवर्ग हो तो ये ओष्ठ होता है। क्या है? ओष्ठ होता है। पभवा जो होता है वो ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। हिंदी उच्चारण के आधार पर जो है वो बामन वर्ण है। क्या है? बामन वर्ण है, जिसमें जो है 11 क्या है? स्वर है। क्या है? 11 स्वर है और 41 जो है वो व्यंजन है। क्या है? 41 जो है व्यंजन है। 2 या 2 से ज्यादा वर्णों से बने समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। क्या है? शब्द कहा जाता है। इसमें एक और लिख लीजिए, एक टवर्ग होता है। टवर्ग जो होता है ये मूर्धा से क्या होता है? ये मूर्धा से उच्चारण होता है। यानी अकु विसर्जनिया नामा कंठा, इचुयसाना तालु, ऋतुरसाना मूर्धा, लितुलसाना दंता, अपुपाध्यानम ओष्ठो। ये ध्यान रखिएगा। क्या है? ये संस्कृत का एक दोहा से सारा जो है याद रहते हैं। पुस्तक का कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तत्सम। क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ होता है वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो और इसे हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता हो। अब पुस्तक शब्द रूढ़ शब्द भी है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। पुस्तक का तद्भव किताब होता है। क्या है? किताब होता है। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी जो है वो संज्ञा है? और इसका आंसर हो जाएगा एक जाति का जो है वो क्या कर रहा है? बता रहा है। तो फूल शब्द जो है जातिवाचक संख्या है, क्योंकि इसमें किसी खास फूल की प्रजाति का बोध न होकर सभी फूलों का बोध हो रहा है। फूल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है? तत्सम अगर इसका बोल किया जाए, तत्सम जो है वो क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। क्या है? पुष्प हो जाएगा। फूल के कुछ पर्यायवाची शब्द भी है, पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम और या गुल। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो? यानी अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। आंसर जो हमारा हो जाएगा
वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 16 के जो हो जाएगा सी होगा। अन्य वाक्यों में क्रमशः तथापि, प्रसन्नता तथा ग्रंथ जो है वो अशुद्ध है। अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण कौन संधि है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यन संधि। अन्वेषण जो है वो यन संधि है। अन्वेषण यन संधि है। चलिए, अनु प्लस एसन होता है, इसका क्या होता है? अनु प्लस एसन, यन संधि। नेक्स्ट है ढोल पीटना। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जोर से कहना। क्या है? जोर से कहना। ढोल पीटना मतलब जोर से करना। उंगली पर नचाना मतलब बस में करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंक भरना का अर्थ है स्नेह से लिपटा लेना। 1500 क्या है? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किससे हराया था? तो बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद, क्या है? महमूद लोदी को। क्या है? महमूद लोदी को। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। घाघरा का युद्ध स्थल और जल दोनों स्तरों पर लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध में बंगाल के नवाब नुसरत शाह ने भी अफगानी की ओर से भाग लिया था। महमूद लोदी इब्राहिम शाह लोदी का छोटा भाई था। दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। एक और जो लड़ा गया बहुत छोटा सा, ये है दोहरिया का युद्ध। क्या है? दोहरिया का युद्ध। ये भी लड़ा गया था महमूद लोदी और किसके बीच? हुमायूं के बीच, क्योंकि 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। क्या है? मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, तो वो है दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। कब बने थे? तो 1892 में ही बने थे। क्या? 1892 में। अब फिन्सबरी से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे ये भी पूछा जाता है। तो फिन्सबरी में। क्या है? फिन्सबरी से जो है वो चुने गए थे। और किस पार्टी से थे? तो वो पार्टी भी अगर पूछ लिया जाए कभी तो लिबरल पार्टी। क्या है? लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। क्या है? चुनाव लड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण, धन निकासी को भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। भीखाजी कामा को भारत में क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। भीखाजी कामा को भारत में क्रांतिकारियों को माता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सलाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल, सलाला, सलाल नहीं, सलाल। और इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। क्या है? चिनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? और यह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में 19 जुलाई। क्या है? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए किया है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है केरल में। क्या है? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऐसे वन में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा जो होना चाहिए वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू और कश्मीर का संविधान तो ये अपनाया गया था 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1950 में नहीं, जम्मू कश्मीर का जो है संविधान अपनाया गया था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान नवंबर 1956 में अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1957 से प्रभावी जो है बना दिया गया था। क्या है? बना दिया गया था। अब 31 अक्टूबर। क्या है? 31 अक्टूबर 2019 ये डेट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के जो संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का विशेषता जोड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या है? 25 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, आयरलैंड। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व जो है स्पेन से लिया गया था। आयरलैंड भी कहाँ से लिया था? तो स्पेन से। क्या है? स्पेन से लिया। यानी स्पेन से जो ये आयरलैंड के पास आया और आयरलैंड से भारत के पास आया। भारतीय संविधान के भाग 4। क्या है? भाग 4 और अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। संविधान के भाग 4 को भारतीय संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है।
अगला है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हरिहर वन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 के सी हो जाएगा। हरिहर वन द्वारा स्थापित किया गया था। हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के सेनापति था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों बंधुओं को बंदी बनाकर दिल्ली लाया था। सुल्तान ने दोनों भाइयों को दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। विद्यारण नामक वैष्णव संत के प्रभाव से आकर हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब की? तो 1336 ईस्वी में। अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश ने शासन किया था। क्या है? शासन किया था। अगला है वर्ष खाली स्थान में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। क्या है? 1931 में एक चरखा रखा गया था। तिरंगे झंडे के डिजाइन किसने किया है? तो वो किया है पिंगलिय वेंकैया ने। क्या है? पिंगलिय जो है वो वेंकैया ने कब? 1921 में किया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा में चरखा के स्थान पर अशोक चक्र को अपनाया गया। 22 जो है वो जुलाई 1947 को क्या है? चक्र को, अशोक चक्र को जो है अपनाया गया। चरखा के स्थान पर क्या है? चक्र को अपनाया गया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज पर बनाया गया तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस इसलिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। एनडीसी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 6 अगस्त। क्या है? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। एनडीसी योजना आयोग के मसौदा को अंतिम रूप देता है। क्या? अंतिम रूप देता है। अगला है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खाली स्थान के पास होती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है राज्यपाल के पास। क्या है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी अधिकारी संवैधानिक या औपचारिक प्रधान होता है और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है वो बने रहते हैं। इसकी नियुक्ति के लिए उम्र सीमा कितनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए? तो मिनिमम जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। क्या है? 45 वर्ष होनी चाहिए। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो खसाबा जादव ने। क्या है? खसाबा जादव ने जीता था। क्या है? भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता तो ऐसे नॉर्मन पिचर्ड जो है धावक थे, तो वो 1900 ईस्वी में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें। लेकिन स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी तो खसाबा दादा साहेब जादव थे, यानी जो है केडी जादव। क्या है? केडी जादव थे। और कब जीते थे? 1952 में। और ये कहाँ हुआ था? तो हेलेंस्की में हुआ था। क्या है? हेलेंस्की ओलंपिक में ये जो है वो जीते थे। अब भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब आया था? तो स्वर्ण पदक आया था, वो आया था भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। क्या है? हॉकी टीम के द्वारा आया था। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में। क्या है? एम्स्टर्डम में हुआ था। क्या? एम्स्टर्डम में हुआ था। अगर पूछ लिया ओलंपिक में पदक जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? महिला में कौन थी पहले? तो वो 2000 ईस्वी में जीती थी। कौन जीती थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है? कर्णम जो है वो मल्लेश्वरी जीती थी। किसमें? तो भारोत्तोलन में। क्या है? भारोत्तोलन में जीती थी। अगर पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, तो अभिनव बिंद्रा। क्या है? अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत जो है अगर कहा जाए तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। कब? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। क्या है? बीजिंग ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक तो सभी लोगों को पता है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय जो है वो कौन है? एक ही ओलंपिक में। तो ये जो है कब हुआ? 2004 के पेरिस ओलंपिक में हुआ है। और मन्नू भाकर ने, किसने? तो मन्नू भाकर ने जीती थी। एक ही ओलंपिक में 2 जो है पदक जीते हैं, दोनों जो है वो कांस्य पदक था। किसमें? तो शूटिंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा? क्या है? लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा कितना? 100 माइनस 75 बट्टा 75 गुना 100। क्या है? 100। ये हो जाएगा 33.1/3%। आंसर हो जाएगा बी।
अगर मान लिया कि देखिए क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, विक्रय मूल्य जो है 100 मान लीजिए, और उसका 75% जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का 75 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया 75 में खरीदा था, 100 में बेचा तो 25 हो गया। लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो ये 75 पे 25 75 हो गया, 100 बटा 3 33.1/3%। नेक्स्ट है, एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 5:7 है। क्या है, 5:7 है। यदि 40% लड़कों और 50% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रावास के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिल रही है। क्या है, नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना है, तो 5 में जो मिल रहा है कितने, 60% लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या है, 40% लड़कों इतना को उनको पढ़ाई के लिए रहे हैं, तो ये कितना है, 60 को नहीं मिल रहा है। अब प्लस 7 में जो है वो 50 लड़कियों को नहीं मिल रहा है। ये बटा कर देंगे, छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्राओं का प्रतिशत की बात करें तो कितना में, 5 + 7 में, तो ये हो जाएगा 5 और 7 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 300% अब प्लस 350% अब बटा 12, यानी 650/12 हो जाएगा, यानी 325/6, यानी 54.1/6% जो है उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। अब माना कि धनराशि 4 है तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 1 है, दर बराबर जो है वो x% है, और समय जो कह रहा है वो x/4% है। तो साधारण ब्याज 1 बराबर हो जाएगा मूलधन 4 गुना समय x गुना दर x/4 गुना 100, यही है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 100, x बराबर कितना आ गया, 10% आ गया। अब कह रहा है कि दर में 2% की वृद्धि हुआ है, अब दर जो हो गया वो 12% हो गया, क्योंकि पहले 10% निकाले अब 12%। समय की बात है तो 6 वर्ष, धनराशि कितना हो गया, 3600, क्या है 3600। तो ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, ब्याज हो जाएगा 3600 गुना 12 गुना 6 अब बटा 100, जब इसे सोल्व कीजिएगा 2592 आ जाएगा। क्या है, 2592। आंसर हमारा सी आ जाएगा। यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से। FC बराबर हो जाएगा mv²/r होगा। क्या है, r होगा, और ये घर्षण बल के बराबर होगा तो μmg बराबर होगा mv²/r, v बराबर √ जो है μrg होगा। क्या है, rg होगा। जब साइकिल सवार मुड़ता है तो वह साइकिल को मोड़ की दिशा में थोड़ा झुकाता है, टायर सड़क को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं, और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सड़क टायरों पर अंदर की ओर एक घर्षण बल लगाती है। यह अंदर की ओर लगने वाला घर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जो साइकिल को मोड़ पर बनाए रखता है। यदि सड़क बहुत चिकनी हो, जैसे बर्फीली या तेल लगी सड़क हो, तो घर्षण बल अपर्याप्त हो सकता है और साइकिल फिसल सकता है या मुड़ नहीं पाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो ये होगा सी, दोलन गति या कंपन होता है। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्रसार के लिए एक माध्यम जैसे हवा पानी ठोस की आवश्यकता होती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यादृच्छिक और जो है वो तीव्र होती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में होती है, तो 36 के जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्लाज्मा में होती है। क्या है, प्लाज्मा में अधिक होती है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं ठोस द्रव गैस प्लाज्मा में कणों अणुओं और परमाणुओं या आयनों की गति और व्यवस्था जो है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या है, भिन्न भिन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा अच्छी और तीव्र होती है वो है प्लाज्मा। विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं, और इसका आंसर होगा कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार होता है, यानी बी हो जाएगा। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों के कण जैसे गैस या द्रव में अणु अपनी स्वाभाविक या यादृच्छिक गति के कारण एक दूसरे से स्वतः जो है मिश्रित हो जाते हैं। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार विसरण दर जो R होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r
रूट जो है वो m होता है। m गैसों का अनुभार है। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? और इसका सही आंसर होगा ब्राउनियन। क्या है? ब्राउनियन। पदार्थों की कणीय प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि सभी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु, परमाणु या क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या? आयन कहते हैं। इन कणों के बीच रिक्त स्थान, अंतर कणिक स्थान होते हैं, इससे वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। जब चीनी विलेय को पानी विलायक में घोला जाता है तो चीनी के कण टूटकर छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं और ये चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे एक समांगी मिश्रण जो है वो विलयन जो है वो बनता है। क्या है? बनता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं? आंसर हो जाएगा रासायनिक आबंध और ऊर्जा नियम। क्या है? रासायनिक आबंध और ऊर्जा नियम। किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवारों से खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा निरंतर टक्कर। क्या है? निरंतर टक्कर के कारण। गैसों का दाब गैस के कण यानी अणुओं या परमाणुओं द्वारा जो है वो पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के रूप में परिभाषित किया गया है। गैस का कण निरंतर, तीव्र और यादृच्छिक गति में होते हैं। अपने गति के दौरान ये गैस कण पात्र की आंतरिक दीवारों से बार बार भी टकराते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं बिना स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप से परिवर्तित हुए? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यानी यादृच्छिक मार्ग पथ प्रदान करके जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इसका सही आंसर होगा ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। क्या है? गति नहीं करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की खाली स्थान गति पर निर्भर करता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित। क्या है? इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित। वैद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आयनिक यौगिक जो गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में हो के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे उसके घटक तत्वों या सरल यौगिकों में विघटित किया जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी ये जो है बिहार पुलिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लगभग 10 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आई डिड द वर्क खाली स्थान, और इसका सही आंसर हो जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। क्या है? माई सेल्फ हो जाएगा। सी इज वेरी गुड खाली स्थान सिंगिंग, सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 45 के 45 के हो जाएगा सी। सी इज वेरी गुड एट सिंगिंग हो जाएगा। क्या है? एट सिंगिंग हो जाएगा। गुड और बैड जैसे एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। द फीमेल डीर इज कॉल्ड, द फीमेल डीर इज कॉल्ड। डीर मतलब क्या होता है? तो डीर मतलब जो होता है ये मैस्कुलिन जेंडर है और ड्वाई जो है फेमिनिन जेंडर है। इसका सही आंसर जो होगा 46 के सी होगा ड्वाई। कॉल्ड ड्वाई हो जाए, ड्वाई जो है फेमिनिन जेंडर होता है। आंसर हो जाएगा सी, द फीमेल डीर इज कॉल्ड ड्वाई। विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली क्या लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा मिस्टीरियस। क्या है? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यमय। क्या है? रहस्यमय। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ कॉमन इज, द अपोजिट ऑफ कॉमन इज, तो ये हो जाएगा रेयर। क्या है? रेयर हो जाएगा। क्या है? रेयर हो जाएगा। द फ्रेजल वर्ब चीप इन मीन्स क्या होता है? चीप इन मीन्स, तो इसका सही आंसर जो 49 के हो जाएगा वो चीप इन का अर्थ होता है टू हेल्प यानी मदद करना। बी हो जाएगा। क्या है? बी। द सिनोनिम्स ऑफ कॉल्म, क्या है? कैल्म। कैल्म मतलब क्या होता है? शांत होता है। क्या है? शांत होता है। तो सिनोनिम्स हमें निकालना है तो ये हो जाएगा क्विट। क्या है? क्विट। क्विट मतलब होता है शांत या चुप। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जाएगी? तो ये अनुच्छेद 76 कहता है। क्या है? 76 कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत की महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु इससे मत देने का अधिकार नहीं है। और ये वर्णन है अनुच्छेद 88 में। क्या है? 88 में महान्यायवादी जो है भारत सरकार की सर्वोच्च विधि जो है अधिकारी होता है।
ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला मैग्मा को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या है? लावा कहते हैं। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होती है, और यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर जो है वो दर्ज की गई थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य प्राप्त लगभग कर लिया था। कितना? तो वो है 91.85%। क्या है? 91.85%। उसके बाद दमन और दीप का नंबर आता है 87.10% आता है। उसके बाद अंडमान निकोबार का आता है 86.63% लगभग जो है वो आता है। क्या है? लगभग आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल जो है वो 25 उच्च न्यायालय है। कितने? 25 उच्च न्यायालय जो है। 25वां जो बना कौन सा बना? तो वो है आंध्र प्रदेश का। क्या है? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ जो है कहाँ स्थित है? तो अमरावती में। क्या है? अमरावती में स्थित है, जिसका स्थापना जो है 2019 में हुआ। क्या है? 2019 में किया गया। अगला है सलोंग दर्रा कहाँ स्थित है? सलोंग दर्रा कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान में। सलोंग दर्रा अफगानिस्तान में स्थित है। सलोंग दर्रा उत्तरी अफगानिस्तान को परवान प्रांतों से जोड़ती है। क्या जोड़ती है? तो कई विदेशी जो है आजकल दर्रा पूछने लगे हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए बाख जीरा, क्या है? बाख जीरा जो है वो दर्रा, तो ये अफगानिस्तान और चीन के बीच। क्या? अफगानिस्तान चीन के। बुचनौन दर्रा अगर पूछ ले, क्या है? बुचनौन दर्रा, बुचनौन दर्रा, तो ये यूएसए में। क्या? यूएसए में। हल्काया, क्या है? हल्काया दर्रा पूछ ले, हल्काया दर्रा, तो ये जो है वो मिस्र में है। क्या है? मिस्र में। अगर पूछ लिया जाए कौन? अर्लबर्ग, क्या है? अर्लबर्ग दर्रा, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है वो ऑस्ट्रिया में है। क्या है? ऑस्ट्रिया में है। बोलन दर्रा, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है आर्यों से संबंधित बोग जकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? और ये प्राप्त हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। यह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोग जकोई स्थान से प्राप्त हुआ है, और यह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोग जकोई स्थान पर हुआ है, लगभग 1400 ईसा पूर्व में हुआ है। इस अभिलेख में आर्य देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का जो है वो उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय है, जिनकी जीवन काल जो है 1838 से 1894 ईस्वी तक था। आनंद मठ उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ, इससे भी काफ़ी जो है प्रश्न पूछा जाता है, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1882 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आनंद मठ में ही जो है वो वंदे मातरम जो है प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो है बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं हैं दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई। क्या है? रफ़ी अहमद किदवई। वे प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री भी रहे थे। वे वर्ष 1952 से 54 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। रफ़ी अहमद किदवई की मृत्यु 24 अक्टूबर 1954 ईस्वी को दिल्ली में हो गई थी। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों के सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ, तो ये जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्या है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या है? मिजोरम राज्य की सीमा मिलती है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर भूमि साझा करता है। कितना? 1643 जो है वो किलोमीटर भूमि साझा करता है। म्यांमार को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है स्वर्ण पैगोडा। क्या है? स्वर्ण पैगोडा जो है वो कहा गया, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा गया है म्यांमार के। और यहाँ के इरावती नदी, क्या है? इरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता विद्यमान है? और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या है? पंजाब।
एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को शस्य गहनता कहते हैं। एक ही खेत में एक ही कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को शस्य गहनता कहते हैं। शस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। क्या अधिक होती है। आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? और ये की गई 2018 में। क्या है? 2018 में की गई। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य जो है वो योजना है। और 23 सितंबर 2018 को क्या है? 23 सितंबर 2018 को झारखंड से क्या है? झारखंड के रांची के प्रभात फेरी मैदान से आरंभ किया गया था। और ये विश्व का सबसे जो है बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम था। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक मेडिकल लाभ प्रदान किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। क्या है? 56 ईस्वी में। 19 जनवरी। क्या है? 19 जनवरी 1956 ईस्वी में। क्या है? 1956 ईस्वी में। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2 हो जाएगा। औसत चाल बराबर यानी 2 गुना 9 गुना 18 बटा 9 प्लस 18, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी b हो जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है तो तीसरी भुजा जो हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि शब्द नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की जो है वो स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? तो NIGHTMARES है और इससे बदलेंगे AEGHIMNRST हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन नहीं बदलाया गया है। तो सबसे पहले तो जो है वो जी में चेंज नहीं हुआ है, एच में भी चेंज नहीं हुआ है, एम में भी चेंज नहीं हुआ है, आर में भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकृति नियंत्रित नियम का पालन होता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब होता है पौधे की वृद्धि जो है वह अनुक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन के प्रति होती है। अमीबा जैसे कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव की खाली स्थान गति का परिणाम है। और इसका आंसर होगा समन्वित और निर्देशित। क्या है? समन्वित और निर्देशित। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति बदल सकता है और कूटपादों जिसका अर्थ है झूठे पैर का उपयोग करके गति करता है और भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद कोशिका झिल्ली के अस्थायी उभार होते हैं जो कोशिका द्रव के प्रवाह से बनते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन खाली स्थान की गति उत्पन्न करता है और इसका सही आंसर होगा हड्डियों और शरीरों के अंगों को। क्या है? हड्डियों और शरीरों के अंगों को। परागकणों का हवा या कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना परागकण पौधे के प्रजनन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है और इसका सही आंसर जो होगा वो है गतिशील या गतिमान। क्या है? गतिशील या गतिमान। परागकण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागकण जिसमें नर युग्मक होते हैं एक फूल के परागकोश से उसी फूल के या किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर गति करता है और इसका आंसर हो जाएगा लयबद्ध और चक्रीय। क्या है? लयबद्ध और चक्रीय। हृदय महत्वपूर्ण पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त को पंप करने के लिए जो क्या है जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। हृदय की गति लयबद्ध होती है जिसका अर्थ है कि यह एक नियमित दोहराव वाले पैटर्न में संकुचित और शिथिल होता है। यह लयबद्ध संकुचन का हृदय की धड़कन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से खाली स्थान करते हैं। आंसर हो जाएगा संचारित यानी गति जो है वो करते हैं। बीजों का प्रकीर्णन पौधों को नए स्थानों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा पौधों की गतिशीलता यानी अप्रत्यक्ष रूप से और विस्तार हो जाएगा। जानवरों का प्रवासन भोजन पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी खाली स्थान है
और इसका सही आंसर जो होगा वो है लंबी दूरी की मौसमी गति है। कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्यों को करने के लिए कोशिका द्रव में खाली स्थान के रूप में गति कर सकते हैं या स्थित हो सकते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप से गति कर सकते हैं या स्थित हो सकते हैं। 74 के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, 74 के बी होगा। अगला है शिकार को पकड़ने के लिए चीते की तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरन की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियमों जैसे भौतिक और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित है। खाली स्थान के उदाहरण है, वह है अनुकूलित और कुशल गति। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो क्या होगी। यहाँ P जो है वो दिया हुआ है 100 वाट और V दिया हुआ है 220 वाट। P बराबर फार्मूला होता है VI। यहाँ से I बराबर P बटा V कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। P को 100 कर दीजिए, V को 220 कर दीजिए, ये होगा 0.45 एम्पियर हो जाएगा। क्या है, एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। क्या है, ए होगा। किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब जो है खाली स्थान की दूरी पर बनेगी। उत्तल लेंस कह रहा है। क्या है, उत्तल लेंस। F दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है -8 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/16 बराबर 1/V -8 हो जाएगा। V बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो ये रहा महाराष्ट्र का। क्या है, महाराष्ट्र का रहा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ। इस बार जो कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, वो भी 5 शहरों में हुआ। क्या है, 5 शहरों में हुआ, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर में। कब से कब तक चला, तो 4 मई से लेके 15 मई तक। क्या है, 4 मई से 15 मई तक चला था। खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर जो थे वो गज सिंह थे। गज सिंह जो है शुभंकर का। बिहार का एग्जाम है तो बिहार का प्रश्न तो पक्का रहेगा, खास करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो जरूर रहेगा। यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, गज सिंह था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो है थीम क्या था, तो थीम का था खेल से देश, खेल से देश, खेल से विकास। क्या है, खेल से विकास। क्या है, खेल से विकास। अगर पदक तालिका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा, 18 स्वर्ण, 47 रजत, 53, टोटल जो है 158 पदक के साथ। दूसरे स्थान पे जो रहा वो हरियाणा रहा। क्या है, हरियाणा रहा। तीसरे स्थान पे जो रहा राजस्थान रहा। क्या है, राजस्थान रहा। इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो 15वें स्थान पे जो है वो बिहार रहा। क्या है, बिहार रहा। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 पदक, टोटल जो है 36 पदक के साथ। इतना तो आप हमेशा ध्यान रखिए और ये एग्जाम में पक्का जो है छपेगा, एक ना एक प्रश्न जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से पक्का छपेगा। किस भारतीय एथलीट की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से, और इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। क्या है, नीरज चोपड़ा का। यह नियुक्ति टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन 1948 के पैरा 31 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा की गई है। क्या की गई है। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल। क्या है, सिल्वर मेडल। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंक अपना रिकॉर्ड बनाया। क्या है, रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो ये जो है तमिलनाडु के हैं। LR श्रीहरि जो है अब 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। और 50वें कौन थे, तो पी क्या थे, श्याम निखिल। क्या है, श्याम निखिल थे, पी श्याम निखिल थे। 86वें कौन है, LR श्रीहरि। क्या है, श्रीहरि। और भारत के प्रथम पुरुष ग्रैंड मास्टर जो है 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार को। क्या है, डॉक्टर अजय कुमार को। एंटलिज का मोती उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्यूबा को। क्या है, क्यूबा को जाना जाता है। मोतियों का द्वीप उपनाम से बहरीन को जाना जाता है। बहरीन को क्या कहते हैं, तो बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप। क्या है, मोतियों का द्वीप। थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का। क्या है, सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का जो है
वो देश कहते हैं। और इस एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं, वेनिस को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को क्या है, न्यूजीलैंड को। स्काई स्क्रैपर्स का नगर उपनाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क को, क्या है, न्यूयॉर्क को। सोन किस नदियों का उदाहरण है, सोन। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा है पूर्वारोपित नदियों का, क्या है, पूर्वारोपित नदियों का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पंपास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। पंपास जो है वो क्या है, तो वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। अब शीतोष्ण को एक जगह कर लेते हैं, अगर कहा जाए शीतोष्ण क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है, तो पंपास है, क्या है, पंपास है, जो कि उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील में। एक आता है प्रेयरी, क्या है, प्रेयरी, ये उत्तरी अमेरिका में, क्या है, उत्तरी अमेरिका में है। बेल्ट क्या है, बेल्ट है वो दक्षिणी अफ्रीका में, क्या है, दक्षिणी अफ्रीका में। स्टेपी क्या है, स्टेपी मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। पुस्ताज क्या है, पुस्ताज ये हंगरी में, क्या है, हंगरी में बहता है। डाउन्स क्या है, डाउन्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। और एक होगा कैंटरबरी, क्या है, कैंटरबरी, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में, क्या है, न्यूजीलैंड। ये सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है, और ये खोज किया गया मोरोधारो, क्या है, मोरोधारो को। यह गुजरात धौलावीरा के पास लुद्रानी गांव में स्थित है, कहाँ, लुद्रानी गांव में। पुरातत्वविदों ने फरवरी 2025 में गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती मोरोधारो का पता लगाया है। मोरोधारो में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पतनशील हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य जो है वो मिलता है। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ है, और इसका आंसर होगा हून आक्रमण से, क्या है, हून आक्रमण से। हुनों को भारत पर एक बड़ा आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वह पूरी तरह जो है परास्त हुआ, क्या है, परास्त हुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो मोती मस्जिद को जो है औरंगजेब ने बनवाया था, किसने, औरंगजेब ने बनाया था। आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, एक आगरा के किला में भी है मोती मस्जिद जिसे शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती है मस्जिद उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। काफ़ी जो है ये कन्फ्यूजन रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा 1599 ईस्वी में, क्या है, 1599। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए प्रारंभ में पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था। भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो विचार जो दिया था वो एम एन रॉय ने, क्या है, एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक है, क्या है, जनक है। इन्होंने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु के उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन, खान आदि, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय जो है बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसका आंसर होगा इकाई से कम, क्या है, लोच होगी, इकाई से कम होगी। जब कीमत परिवर्तन एवं कुल व्यय परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, और जब कीमत के घटने पर व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर व्यय घटता है तो मांग की लोच की इकाई से अधिक होगी, क्या है, इकाई अधिक होगी। और जब कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होता है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य जो होता है वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, कांगड़ा लघु चित्र, और ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, क्या है, हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली में प्रेरक तत्व वैष्णव परंपराएं थी। जब उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को उस क्रम को दर्शाता है जिससे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जो है क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ पर कोई जो है एक ऑप्शन रख के उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा ओ होगा, एल होगा, के होगा, यू होगा, यू होगा, यहाँ पर के होगा, एल होगा, यू होगा, टी होगा। यहाँ से देखते हैं तो ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष निकल गए,
पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखिए 150 लोगों के लिए जो है वो क्या था, 85 दिनों का भोजन था। अब बचा हुआ भोजन क्या है, 1 दिनों तक चलेगा। तो पहले 85 दिनों के तो भोजन था ही, लेकिन 15 दिनों के बाद वो क्या है, 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से बाहर चले गए। तो 150 गुना 85 माइनस 15 बराबर कर देंगे 150 माइनस 25 लोग जो है चले गए, इंटू जो है वो 100 हो जाएगा, क्या है 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 150 गुना 70 बराबर 125 गुना x बराबर हो जाएगा 150 गुना 70 बटा 125, काट पीट कीजिएगा 84 दिन आएगा। आंसर हमारा ए होगा। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। क्या है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये जीता है। और किसे हराकर? तो पंजाब किंग्स जो रहा उप विजेता रहा। क्या है, उप विजेता रहा। क्या है, उप विजेता रहा। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? और ये घोषणा की है 23 सितंबर को। क्या है, 23 सितंबर को। संस्कृत में आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान। क्या है, जीवन का ज्ञान। यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शरीर, मन और आत्मा में संतुलन प्राप्त करने पर केंद्रित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया? और इसका सही आंसर होगा चीन कंबोडिया के बीच। क्या है, चीन कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर से सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ किया? और ये प्रारंभ किया मुंबई में। क्या है, मुंबई में। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? 58वें ज्ञानपीठ तो रामभद्राचार्य और गुलजार के। क्या है, गुलजार के। ए और बी हो जाएगा, ना कि विनोद कुमार शुक्ल लगा दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल को जो है वो 58वें नहीं 59वें, क्या है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मलयालम भाषा के ओडक्कू झाल यानी बांसुरी कविताओं के संग्रह के लिए उनको जो है वो मिला था। किसे? जी शंकर कुरूप को पहली बार किसे मिला था? तो जी जो है शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को कब मिला था? 1965 ईस्वी में। किसमें? मलयालम भाषा के ओडक्कू झाल यानी बांसुरी कविताओं के संग्रह के लिए मिला है। और 59वें जो मिला है वो किनको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल के। 58वें रामभद्राचार्य और गुलजार के। तो आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।